हेलो बच्चों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो आपका लर्न एंड शेयर पे फिर से स्वागत है। आपके जीतू भैया फिर से लेकर आए हैं एक और नया लेसन। चैप्टर है 5th, गति के नियम, और हम पढ़ रहे हैं इसका 11वां पार्ट। ठीक है, 10वें पार्ट में अपन ने फ्रिक्शन वाला जो पार्ट है, घर्षण वाला जो पार्ट है, वो स्टार्ट कर दिया था। घर्षण क्या होता है, कैसे लगता है, कैसे दिशा लेनी है, वो सब समझ लिया। अब अपने को क्या करना है, अब अपन ने जो लास्ट क्लास में स्थैतिक घर्षण वाला पार्ट छोड़ा था वो आज अपन आके कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं जी। ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। अपन ये पढ़ लिया था कि जब वस्तु पे हम बल लगाने की कोशिश करते हैं और वस्तु स्थिर है, तो अगर वस्तु स्थिर है तो उस पर जो घर्षण लग रहा है उस घर्षण को अपन क्या बोलते हैं, स्थैतिक घर्षण। अगर आप वस्तु पे बल लगाते जा रहे हो तो घर्षण बल आपका बढ़ता जाएगा, एक पीक पॉइंट तक पहुंचेगा। उस पीक पॉइंट को बोलते हैं हम सीमांत घर्षण। उसके बाद सडनली वस्तु चलना प्रारंभ कर देती है। ठीक है, तो जैसे ही वस्तु चलना प्रारंभ करें तो उस समय उस पर जो घर्षण लग रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, गतिक घर्षण। ठीक है, उस घर्षण को अपन क्या बोलते हैं, गतिक घर्षण। तो अब कहानी में एक और नया बंदा आया, उसका नाम है गतिक घर्षण। तो जब तक वस्तु नहीं चल रही थी तब तक स्थैतिक घर्षण। जैसे वस्तु पर अधिकतम घर्षण लगा उसको अपन बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन या सीमांत घर्षण, और जैसे चल पड़ी तो वो आपका गतिक घर्षण। गतिक घर्षण का मान जो होता है वो, गतिक घर्षण को जैसे मैंने आपको बोला था एफ के से बताते हैं, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, तो के एफ और बीच में नीचे सबस्क्रिप्ट में लिख दिया के। तो ये जो आपका अधिकतम आपको जो बल दिख रहा है ये वाला, ये आपका सीमांत घर्षण, और ये वाला हमारा गतिक घर्षण, जिसको अपन ने बोला एफ के। अब आज अपन इनके फॉर्मूलों के बारे में भी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। अब हमारा ये जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन था, स्टैटिक फ्रिक्शन में अपन ने मतलब गतिक स्थैतिक घर्षण जो था उसमें अपन ने जो सीमांत घर्षण पढ़ा था एफ एस मैक्सिमम, ये जो होता है ये सीधे समानुपाती होता है नॉर्मल फोर्स, यानी वस्तु पर लगने वाला अभिलंबत बल या रिएक्शन फोर्स भी बोल सकते हैं, इससे प्रतिक्रिया बल, दोनों का मतलब सेम है। तो मान लो वस्तु रखी हुई है, तो वस्तु के ऊपर mg बल नीचे लग रहा होगा और नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा होगा। तो अभी तो देखो नॉर्मल केस में तो क्या है, mg नॉर्मल को बैलेंस करके बैठी है, तो हम सीधा सीधा बोल देते हैं कि नॉर्मल mg के बराबर है। तो जनरली कई टीचर ऐसा भी बोलते हैं कि बेटा सीधा सीधा ना mg लिख दो, लेकिन हर केस में mg हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। हमें सिर्फ इतना समझना है, वस्तु पे जितना ज्यादा नॉर्मल फोर्स लगेगा ना उसके ऊपर लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है, सीमांत घर्षण जो, उतना ही ज्यादा लगेगा। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं सर, कि जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है। तो यहां पर भी जब अपन समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, वो नियतांक है हमारा म्यू एस। म्यू एस को अपन क्या बोलते हैं, स्थैतिक घर्षण गुणांक। म्यू एस, इसको हम बोलते हैं स्थैतिक घर्षण गुणांक। तो ये जो स्थैतिक घर्षण गुणांक है जिसे अपन म्यू एस बोल रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं भाई मुझे बताओ इसका मात्रक क्या है, तो आप बोलोगे सर ये भी बल, इसका भी न्यूटन, ये जो नॉर्मल फोर्स होता है ये भी बल ही है, इसका भी न्यूटन, तो ये भी न्यूटन, ये भी न्यूटन, मर गए दोनों। तो म्यू एस का तो कोई मात्रक ही नहीं बच्चा भाई। अगर मैं म्यू एस का मात्रक निकालने चाहूं तो म्यू एस किसके बराबर है, म्यू एस बराबर है जो हमारा अधिकतम घर्षण बल लग रहा था जिसे हम सीमांत घर्षण बोल रहे हैं, बटा एन के। एन यहाँ पे क्या है, एन के यहाँ पे नॉर्मल फोर्स, जिसको अपन अभिलंबवत बल भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, अभिलंबवत बल। तो ये जो अभिलंबवत बल है, ये जो नॉर्मल फोर्स है, ये क्या बोलते हैं, हमने डिवाइड में लिखा है, ये भी एक बल है, ये भी एक बल है, तो इसका मात्रक क्या आएगा, न्यूटन, इसका भी न्यूटन, दोनों कैंसिल होके म्यू एस क्या हो गया, एक मात्रकहीन राशि। ये हो गई हमारी एक मात्रकहीन राशि। अब कोई किसी का मात्रक नहीं तो उसकी विमा भी नहीं होगी, तो ये मात्रकहीन है, और अगर मात्रक नहीं तो विमा भी नहीं, इसलिए विमाहीन राशि भी है। ठीक है, अच्छा, तो ये जो हमारा म्यू एस आया मैंने समझ लिया, इसको हम स्थैतिक घर्षण गुणांक बोलते हैं, और ये एक मात्रकहीन राशि होती है, एक विमाहीन राशि होती है। एक और बात, म्यू एस का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, ये हमेशा कैसा होता है, धनात्मक।
तीसरी बात ये हो गई हमारी। चौथी बात ये है कि इसका मान हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, 0 से तो वैसे कम नहीं हो सकता क्योंकि नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। तो ये 4 बातें आपको याद रखनी है। पहला, इसका नाम जो है स्थैतिक घर्षण गुणांक कहाँ से आया, मात्रकहीन और विमाहीन राशि है, दूसरी बात। तीसरी बात क्या है कि इसका मान कभी नेगेटिव नहीं होता, और चौथी बात ये कब जो है इसकी जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 1 के बीच में लाया करती है। बोलोगे सर इतनी सारी बातें याद कैसे रहेगी, तो मैंने आगे की स्लाइड में लिखी हुई है, ठीक है। तो आई होप सबको इतनी कहानी तो क्लियर है। अब अपन गतिक घर्षण पर भी आ रहे हैं, उससे पहले कुछ की पॉइंट्स देख लो। जैसा मैंने आपको बोला, म्यू एस का कोई मात्रक नहीं होता, इसका मान 0 से 1 के बीच में होता है, 1 भी हो सकता है, ठीक है ना, 0 नहीं होता कभी, 1 हो सकता है। म्यू एस का मान पदार्थ एवं संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है, अर्थात वो सूखी हुई है, गीली है, खुरदरी है, चिकनी है। मतलब अगर सरफेस बहुत स्मूथ है, चिकनी है, तो म्यू एस का मान उतना ही कम होगा। बहुत ज्यादा रफ है, खुरदरी है, गंदी सी है, तो उस केस में ऑब्वियस सी बात है इंटरलॉकिंग ज्यादा होगी, तो म्यू एस का मान भी बढ़ जाएगा। अब म्यू एस का मान तलों के आभासी संपर्क क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये लाइन आपको दिमाग में बिल्कुल डाल के रखनी है। ये तो आप समझ लो बहुत अच्छे से कि आपका फ्रिक्शन फोर्स सरफेस पे डिपेंड ही नहीं करता। बात तो ये लगती है कि यार है ना, दो वस्तुएं हैं, ज्यादा कॉन्टैक्ट में आ रही है तो ज्यादा इंटरलॉकिंग हो रही होगी सर, ज्यादा इंटरलॉकिंग हो रही है तो फ्रिक्शन भी ज्यादा लग रहा होगा सर, पर ऐसा नहीं है। आपका जो स्थैतिक फ्रिक्शन होता है ये सरफेस एरिया पे डिपेंड ही नहीं करता। अगर दो बॉडीज ज्यादा सरफेस एरिया के कॉन्टैक्ट में भी हो, मतलब मान लो सुला भी दिया आपने फ्रिज को, तो भी आपको उतना ही बल लगाना पड़ेगा। डजंट मैटर कि वो सुला हुआ है या खड़ा है, ठीक है ना। वो अलग बात है कि जब आप उसको खड़े हुए में धक्का देने की कोशिश कर रहे हो तो बलाघुण वगैरह काम करेगा, तो सीधा जाने के बजाय ऐसे चला जाएगा, वो एक अलग बात है। पर चाहे वस्तु सीधी खड़ी हो, चाहे टेढ़ी हो, चाहे मेढ़ी हो, मतलब नहीं, फर्क नहीं पड़ता, उसका सरफेस एरिया पे कोई लेना नहीं है, मतलब क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। वो सिर्फ किस पर निर्भर करता है, नॉर्मल फोर्स पे, अभिलंबवत बल पे। ज्यादा बड़ी वस्तु ज्यादा हैवी है तो नॉर्मल भी ज्यादा होगा, नॉर्मल फोर्स, अभिलंबवत बल तो फ्रिक्शन फोर्स भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये कभी भी क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, इस चीज को अच्छे से दिमाग में डाल लो। लेकिन आगे अपन एक टर्म पढ़ेंगे जिसको अपन बोलते हैं श्यानता, ठीक है ना, तरलों वाले चैप्टर में। तरलों की लेयर्स के बीच में लगता है, तो तरलों की जो लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, श्यानता जिसको अपन बाद में बोलेंगे, वो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ये नहीं करता, ठीक है। घर्षण का कारण पिंड के तल में वस्तुओं में भिन्न भिन्न होता है। खुरदरापन है जो कि भिन्न भिन्न पिंडों का तल जितना चिकना होगा घर्षण बल उतना ही कम होगा। जैसा मैंने अभी आपको बता दिया, जितनी हमारी स्मूथ सरफेस होगी उतनी हमारा घर्षण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। घर्षण बल के कारण ही समतल धरातल पर किसी पिंड को एक समान चाल से बनाए रखने के लिए कुछ बाह्य बल लगाना पड़ता है। भाई हमारे गैलीलियो ने भी तो ये बोला था कि मान लो सरफेस स्मूथ है, तो आप बॉल को अगर मान लो कि भाई किसी ऊंचाई से आपने लुढ़काया तो चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, अनंत तक चलती जाएगी, क्योंकि आपको उस बॉल को किसी के विरुद्ध तो काम ही नहीं करना, भाई घर्षण है ही नहीं, तो मस्त चलती रहेगी। लेकिन रियलिटी में सरफेस पे घर्षण होता है, तो अगर वस्तु को आप नियत वेग से चलाए रखना चाहते हो तो आपको कुछ ना कुछ बाह्य बल तो लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसा मैंने आपको सीमांत घर्षण के बारे में सारी कहानी बताई दी, जिसको अपन इंग्लिश में लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है जिसको अपन सीमांत घर्षण बोल रहे हैं, क्या अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल कब लगता है, जब वस्तु मोशन नहीं कर रही, मतलब जस्ट उसने मतलब रेस्ट में है, गति नहीं कर रही, विराम में, उससे जस्ट एकदम सडनली किसमें आ जाए, मोशन में। पढ़ लेते एक बार क्या लिखा है। यदि आरोपित बल बढ़ाया जाता है तो स्थैतिक घर्षण का मान भी बढ़ता है, और यदि आरोपित बल एक निश्चित मान से अधिक बढ़ जाए तो वस्तु गति करना प्रारंभ कर देती है। जैसा मैंने आपको बताया, स्थैतिक घर्षण का वह अधिकतम मान जहां वस्तु गति नहीं करती, अभी तक मोशन में आई नहीं है पर आने वाली है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्थैतिक घर्षण, म्यू एस मैक्सिमम। और फॉर्मूला भी अभी अपन ने पढ़ लिया, किसकी, इसके बराबर था, मतलब सीधे समानुपाती था एन के। यहां से हमारे पास आ गया जो समानुपाती का चिन्ह हटाया तो हमारे पास म्यू एस एन, ठीक है, जहां पे म्यू एस को अपन क्या बोलते हैं, स्थैतिक घर्षण गुणांक। ये सारी कहानी अपन पढ़ लिए, ओके। अब आ जाते हैं हम, काफी देर से गतिक घर्षण की कहानी गा रहे हैं तो उस पे आ जाते हैं। तो गतिक घर्षण क्या है, जब वस्तु मोशन कर रही है, ठीक है ना, नाम से पता पड़ रहा है गतिक घर्षण, काइनेटिक फ्रिक्शन, कि जब वस्तु गति कर रही है ना, मोशन कर रही है, आगे चल रही है, तो चलते टाइम उसके बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, गतिक घर्षण।
गतिक घर्षण जिसको अपन एफ के से बता रहे हैं, उसका मान हमेशा जो हमारा सीमांत घर्षण था उससे हमेशा कम ही होता है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। सर क्यों कम होता है, रीजन तो बताओ सर। हमें कैसे पता, हम कैसे मान लें सर? आपको भगवान ने आके बताया था या किसी साइंटिस्ट ने आके कान में जाके बोल दिया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जब एक वस्तु मतलब कोई वस्तु सतह पर रखी हुई है तो इंटरलॉकिंग हुई भी है, जड़त्व की वजह से चिपकी हुई है, पर जैसे ही वस्तु गति करना प्रारंभ करती है तो ये लॉकिंग मतलब जो इंटरलॉकिंग है ना, वो इतनी जल्दी जैसे एक वस्तु है, जैसे ये इसके ऊपर गति कर रही है, तो ये जो लॉक्स बन रहे हैं ना, लॉक बनना खुलना बनना खुलना बनना खुलना इतना जल्दी हो रहा है कि जड़त्व उतना क्या बोलते हैं फास्ट एक्ट नहीं कर पाता जितना उसको करना चाहिए। तो इसकी वजह से गति घर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वापस बताता हूँ, वस्तु जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पे मतलब चलती है तो चलने की वजह से जो लॉकिंग सिस्टम हो रहा है ना, लॉक हुआ, इंटरलॉक हुआ, फिर लॉक खुल गया, फिर भाई ऑब्वियस सी बात है जब आप एक जगह से दूसरी जगह चल लिए तो ऑब्वियस सी बात है आपका और उसके बीच का लॉक खुल गया। ठीक है, तो ये जो इंटरलॉकिंग है इतनी जल्दी होती है और इतनी जल्दी खुलती है कि जो क्या बोलते हैं घर्षण है वो ओवरऑल घर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, इसलिए जो आपका गतिक घर्षण होता है वो हमेशा स्थैतिक सीमांत घर्षण या अधिकतम स्थैतिक घर्षण से हमेशा कम होता है। इसलिए इस ग्राफ को जरा फोकस थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए कि हमने ये बोला कि गतिक घर्षण का जो मान है वो अधिकतम स्थैतिक घर्षण या सीमांत घर्षण से हमेशा कम ही होता है। ठीक है, तो ये लिखा है, देखो ये जो आपको मान दिख रहा है ना, सीधा कांस्टेंट चलता जा रहा है, ये आपका क्या है, एफ के गतिक घर्षण। ये जो अधिकतम दिख रहा है ये सीमांत घर्षण, इससे पहले जो था वो सब का सब आपका स्थैतिक घर्षण था। ठीक है, चलो तो अभी हम इसका फॉर्मूला भी लिख डालते हैं। इसका फॉर्मूला भी बहुत आसान है। जो एफ के होता है ये भी सीधे समानुपाती होता है किसके, वही नॉर्मल फोर्स के। ठीक है ना, ये भी नॉर्मल फोर्स के यानी अभिलंबवत बल के सीधे समानुपाती होता है। तो यहां से जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो जैसे वहां पे आ रहा था म्यू एस स्थैतिक घर्षण गुणांक, तो यहां पे आता है म्यू के, इसको हम बोलते हैं गतिक घर्षण गुणांक। जो कहानी जो सारे रूल्स जो नियम उसके लिए लागू थे इसके लिए भी हैं। कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, मान 0 से 1 के बीच में होगा, 1 से कभी ऊपर नहीं जा सकता। जैसे वो विमाहीन था, ये भी विमाहीन है, इसकी भी कोई विमा नहीं है तो ये विमाहीन है, और मात्रकहीन भी है। ठीक है, इसका मान भी जो है वो 0 से 1 के बीच में लाया था। पर एक कंस्ट्रेंट इसके पास और आ गया, एक चीज और इसमें और है, क्योंकि जो एफ के का मान होता है सीमांत घर्षण से कम होता है तो हमारा म्यू के जो होगा हमेशा म्यू एस से छोटा होगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। क्यों? क्योंकि गतिक घर्षण हमेशा स्थैतिक घर्षण से सीमांत घर्षण से हमेशा कम होता है। तो ये एक नया कंस्ट्रेंट है। इसको थोड़ा फील कराने के लिए ना मैंने एक टेबल डाली है। इस टेबल में देखो आप, देखो कांच के ऊपर कांच फ्लोट करा। देखो हमारे जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप बने हुए होते हैं ना, जो हम लैब में एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं, आप लोग भी करोगे, तो वहां पे क्या होता है, जो मोस्टली सरफेस होती है जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं घर्षण परीक्षण से रिलेटेड, ठीक है, उसमें हम ना कांच यूज करते हैं। तो क्योंकि कांच के लिए क्या फ्रिक्शन बहुत कम होता है। ठीक है, आप जैसे एक कांच पे दूसरा कांच वो करो, आराम से स्मूथली मोशन करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से फ्लोट करेगा। ठीक है, क्योंकि घर्षण बहुत कम होता है। तो कांच पे कांच अगर गति कर जाए तो देखो म्यू एस का मान कितना है, 0.95, जबकि म्यू के का मान कितना है, 0.4। कितना अंतर आ गया, कितना ज्यादा अंतर आ गया। इसी तरीके से अगर देखो कागज लकड़ी के ऊपर लकड़ी गति करे तो हमारा क्या बोलते हैं, म्यू एस का मान हो गया 0.5 और इसका मान तो और कम हो गया 0.3। ठीक है, ऐसे पत्थर के ऊपर लकड़ी और ये सब चीजें लिखिए। आप सिर्फ टेबल को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। ये वैल्यूज आपको लर्न नहीं करनी, मैंने वैल्यूज लर्न करने के पर्सपेक्टिव से नहीं डाली है। आपको सिर्फ इतनी सी बात समझनी है कि म्यू एस का मान हमेशा म्यू के से ज्यादा होता है। ये हमने किस म्यू एस की बात बोली है, जब सीमांत घर्षण चल रहा हो। तो यहाँ से ये बोल रहे हैं कि म्यू एस म्यू के से ज्यादा होता है या म्यू के जो है म्यू एस से छोटा होता है, एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि गतिज घर्षण हमेशा कम होता है। तो आई होप सबको फीलिंग तो आ गई होगी इसकी। ठीक है, ये हमने बता ही दिया कि जो म्यू के होता है म्यू एस से क्या होता है, छोटा होता है। अब आप बोल रहे थे कि भाई सर ये हमेशा कम क्यों होता है, गतिज घर्षण कम क्यों होता है, तो उसको मैंने थ्योरी में भी लिख रखा है। ठीक है,
कि भाई गतिक घर्षण गुणांक हमेशा स्थैतिक घर्षण गुणांक से कम होता है। क्यों कम होता है? कि भाई हमें घर्षण के विरुद्ध पिंड को गतिमान बनाए रखने की उपेक्षा पिंड की गति आरंभ करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। जैसा मैंने आपको बोला कि मोशन कराने के लिए स्टार्टिंग में आपको ज्यादा फोर्स लगता है। जैसे अपन बाइक चलाते हैं ना, तो बाइक में फर्स्ट गियर उठाना पड़ता है, उसका जो गियर का वो रिंग होता है ना वो बड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में अपने को ज्यादा फोर्स चाहिए, क्योंकि गाड़ी एकदम से किससे किस में आना चाहती है, एकदम से वो रेस्ट में है ना, अभी बिल्कुल स्थिर खड़ी है, आप उसको गति में ले जाना गति में लाना चाहते हो। तो स्टार्टिंग में जब अपन फर्स्ट गियर डालते हैं ना, तो फर्स्ट गियर में एकदम से काफी ज्यादा बल लगता है, ठीक है, गाड़ी उठ जाती है। क्यों? तो क्योंकि हम चाहते हैं हम उस स्थैतिक घर्षण के विरुद्ध कार्य कर सके, ठीक है, तो इसलिए हमारा गतिक घर्षण जो है हमेशा स्थैतिक घर्षण से कम होता है। अब रीजन भी लिखा देखो, क्योंकि जब वास्तव में एक बार गति करना प्रारंभ कर दे वस्तु, तो विराम का जड़त्व खत्म हो जाता है। अब भाई विराम से गति में आ गई तो मतलब विराम का जड़त्व खत्म, तथा सतहों पर उपस्थित अनियमितता इरेगुलरिटीज पुनः बाधित होने में कुछ समय लेती है। जैसे मैंने आपको बोला भाई आप चल रहे हो ना, लॉकिंग होने में टाइम लगेगा, ठीक है ना, इस वजह से क्या बोलते हैं, आपका गति घर्षण जो होता है कम होता है, अर्थात गति के कारण उनका आपस में बंधना यानी इंटरलॉकिंग आसान नहीं होता, और इस प्रकार जो हमारा गति घर्षण क्या होता है, कम हो जाता है। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको बताऊं, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पे गति कर रही है, तो जब स्थिर अवस्था से विराम अवस्था से गति में आती है, तो क्या होता है, सडनली विराम का जड़त्व खत्म, मोशन करना स्टार्ट करी, इंटरलॉकिंग जो होती है बहुत इजीली नहीं बन पाती, बहुत जल्दी जल्दी गति करे ना, इसलिए गति घर्षण हमेशा स्थैतिक घर्षण से कम होता है। अब हमारा लास्ट जो है हमारा इस घर्षण का पार्ट, वो है सर्पी घर्षण और लोटनिंग घर्षण। अब देखो सर्पी घर्षण का मतलब क्या होता है, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पे स्लाइड करने की कोशिश करे ना, स्लाइड, मैंने आपको पहले ही बताया था, कुछ जीआईएफ भी दिखाए थे इसके ऊपर, देखो ये देखो, ये स्लाइड कर रहा है, ये क्या इस पे स्लाइड कर गया, ना तो चल रहा है, ना तो ऐसे लुढ़क लुढ़क के चल रहा है, कैसे चल रहा है ये इसके ऊपर स्लाइड कर गया, तो इसको अपन बोलते हैं सर्पी घर्षण। जबकि एक दूसरी टर्म है जो इसको अपन बोलते हैं लोटनिक घर्षण। तो लोटनिक घर्षण कब लगता है, लोटनिक घर्षण तब लगता है जब कोई चीज किसी वस्तु पर रोल कर रही है, जैसे इस पेन को मैंने रोल करा है, रोल कर रही है आराम से, देखो ये रोल कर रही है, तो इसके ऊपर कौन सा घर्षण लग रहा है, लोटनिक घर्षण, ठीक है। तो सर्पी घर्षण वह घर्षण बल जो संपर्क में आए दो तलों के परस्पर फिसलने से या स्लाइड करने से उत्पन्न होता है, इसलिए उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है, तो बेसिक सी चीज है। और बेलनी या लोटनिक घर्षण क्या होता है, वह घर्षण बल जो किसी पिंड या वस्तु के तल पर दूसरी जो वस्तु घूर्णन गति कर रही है उसके कारण उत्पन्न होता है। इसे हम बेलनी घर्षण, घूर्णन घर्षण या क्या बोलते हैं, लोटनिक घर्षण, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पे लुढ़कती है, तो लुढ़कने की वजह से क्या होता है, जैसे व्हील चल रहा है, तो क्या करेगा, बम्प क्रिएट कर देगा, ठीक है ना, मतलब वो जिस सरफेस पे चल रहा है ना, देखो मैंने पिक्चर डाली आगे, देखो जब ये चलने की कोशिश करता है ना, तो क्योंकि यहाँ पे देखो सरफेस एरिया, कॉन्टैक्ट का जो सरफेस एरिया है यानी क्षेत्रफल जो है यहाँ का, वो बहुत कम हो गया सडनली। जब क्षेत्रफल बहुत कम हो गया तो दाब बहुत ज्यादा लगेगा, क्योंकि हमने दाब का सूत्र क्या लगाया, पढ़ा है, बल बटा क्षेत्रफल। तो अगर आप एकदम से सडनली आपका क्षेत्रफल कम कर दो, तो दाब एकदम से बहुत बढ़ जाएगा, दाब बढ़ेगा तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या नीचे दब जाएगा, दबने की वजह से सब बम्प जैसा क्रिएट हो जाता है, इसको बम्प बोलते हैं, ठीक है ना। तो इससे निकलने के लिए इसको थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें ये लिखा है कि जब कोई पिंड किसी पथ पर लुढ़कता है तब संपर्क क्षेत्रफल बहुत कम होता है, जिससे दाब बहुत ज्यादा हो जाता है तथा दोनों या कोई एक वस्तु संपर्क के स्थान पर कुछ टाइम के लिए दब जाती है, ठीक है। और इसकी वजह से कुछ विकृति बन जाती है, जैसे मैंने आपको बोला। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है, जो लोटनिक घर्षण होता है, वो सबसे कम होता है। पहले लोटनिक घर्षण या बेलनी घर्षण, फिर आपका आता है सर्पी घर्षण, और उसके बाद गतिक घर्षण, और सबसे लास्ट में आता है स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक अपन कौन सी बोले, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो सबसे कम आपका कौन सा होता है, सबसे कम आपका होता है रोलिंग फ्रिक्शन, और इसका यूज हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है ना। इसका बेस्ट एग्जाम्पल देखो, किसी चीज को ले जाना है, व्हील पे ले जाओ, आराम से ले जा सकते हो खसकाने के बजाय। क्यों? क्योंकि आपका रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है। आपका जो सर्पी बेलनाकार घर्षण जो है, या आपका जो ये वाला लुढ़कने वाला जो घर्षण है वो बहुत कम होता है, ठीक है। देखो इसका एक एग्जाम्पल भी मैंने दिया है, देखो आप, अब इसमें ना जीप चलने की कोशिश कर रही है, जीप चलने की कोशिश कर रही है, थोड़ा पानी वाला, क्योंकि मुझे मिला नहीं, मड है ये ना, मिट्टी, ठीक है ना, कीचड़ जैसा, तो ये चल रही है तो बम्प बन रहा होगा नीचे, जिसकी वजह से आप आसानी से आगे नहीं जा पा रही है,
ठीक है। तो सर्पी घर्षण में एक छोटी सी प्रॉब्लम ये होती है, रोलिंग फ्रिक्शन का जो है, यानी हम लोटनिक घर्षण का यूज कहाँ करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जगह उसका यूज करते हैं बॉल बियरिंग में। अभी बॉल बियरिंग क्या होता है सर, तो आपने देखा होगा साइकिल के अंदर, ठीक है, या आजकल तो गेट्स के अंदर, कर्टन्स के अंदर बहुत सारी जगह अपन लगाते हैं। ये तो गेम सबने खेला ही होगा, ठीक है, जो अपन बोलते हैं स्ट्रेस बूस्टर, ये अपना स्ट्रेस कम करने का काम करता है, उसको घुमाते हैं ना टंग 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 बार बार। तो इसके अंदर भी एक बॉल बेयरिंग लगी। बॉल बेयरिंग क्या होती है, दो सरफेसेस हैं इस तरीके से, समांतर सरफेसेस हैं, ठीक है, और इनके बीच में बॉल्स लगी होती है छोटी छोटी इस तरीके की, इनको छर्रे बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज में छर्रे बोलते हैं, बाकी छोटी छोटी बॉल्स होती है मेटल की, ठीक है। तो जब ये क्या बोलते हैं, ये दोनों सरफेस एक दूसरे के ऊपर गति करती है ना, जैसे साइकिल का हैंडल होता है उसमें भी लगा हुआ होता है, तो ये जब दोनों एक दूसरे के ऊपर गति करती है तो ये जो कॉन्टैक्ट एरिया ना बहुत कम हो जाता है, ये वाला। तो ये जब बहुत कम हो जाता है ना तो क्या होता है, घर्षण बहुत कम, तो इसलिए स्मूथली आराम से एक दूसरे के ऊपर मोशन करती है, ठीक है। इसके अलावा इसको अपन क्या बोलते हैं, बॉल बेयरिंग। जैसा मैंने आपको बताया बहुत सारी जगह इसका अपन आज यूज करते हैं, बहुत कम फ्रिक्शन इसके अंदर होता है। इसके अलावा आप घर्षण को कम कैसे करोगे, घर्षण को कम करने के लिए सरफेस को पॉलिश कर सकते हो, चिकना विकना कर सकते हो, ठीक है ना, अच्छे पदार्थ का उपयोग कर सकते हो। मेन चीज बॉल बेयरिंग है। घर्षण के अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या लाभ हैं, तो बहुत सारे लाभ हैं इसके बिना तो आप चल नहीं सकते, ठीक है। कुछ लाभ आपके लिखे हैं, आप थ्योरी में से पढ़ना चाहे तो पढ़ लो, कुछ भी नहीं, लिखना आसान नहीं होता, इसके बिना हम चल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, बहुत सारी चीजें हम नहीं कर सकते, नहीं तो स्लिप ही हो जाएंगे। पर इसकी बहुत सारी हानियां भी हैं। जब बहुत ज्यादा जैसे सड़क ही नहीं बनी हुई किसी जगह, चलने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अपने को फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है तो बल भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। ओके बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है घर्षण कोण। तो ये घर्षण कोण क्या चीज होती है वो देखते हैं अपन, कि भाई सीमांत घर्षण की अवस्था में घर्षण बल एवं अभिलंबत बल या प्रतिक्रिया बल, कुछ भी बोला आप एक ही बात है, जो उन दोनों का परिणामी होता है, उनका जो रिजल्टेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उससे जो हमारा कोण बनता है प्रतिक्रिया बल के साथ। हमने क्या बोला कि जो सीमांत घर्षण की अवस्था में घर्षण बल तथा अभिलंबत या प्रतिक्रिया बल का परिणामी अभिलंबत के साथ, जो अभिलंबत या प्रतिक्रिया नॉर्मल फोर्स के साथ एक ही बात है बेटा, ये ना अलग अलग नहीं है, जो कोण बनाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, घर्षण कोण। समझने की कोशिश करते हैं क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, मान लो ये वस्तु आगे जा रही है एफ बल से, एफ बल लगाया जा रहा है, तो इसको अपन पुश कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, लेकिन चलने से जस्ट पहले जो उस पे सीमांत घर्षण लग रहा है, जिसको अपन ने बोला था एफ एस मैक्सिमम, वो लग रहा है इस पे, वो इस दिशा में लग रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। और वस्तु पर जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है, विलंबत बल लग रहा है, वो ऐसे लग रहा है। यानी अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं मैं इसका, तो यहाँ पे लग रहा है मेरे पास एफ एस मैक्सिमम, और हमारा जो नॉर्मल फोर्स है, जो लंबवत बल है, वो हमारा लग रहा है ऊपर, ठीक है। तो जब मैं इनका रिजल्टेंट निकालूंगा, इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, ऑब्वियसली इसका रिजल्टेंट यहाँ कहीं आएगा, इनका परिणामी यहाँ कहीं आएगा। अब परिणामी कैसे निकालेंगे, उसके लिए अपन ने जाओ इससे पहले वाले चैप्टर में, परिणामी का सूत्र अपन ने क्या पढ़ा था, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो देखो वैसे तो साफ साफ बात समझ आ रही है कि इनका रिजल्टेंट ना बीच में क्या आना चाहिए, लेकिन कितना आएगा कितना नहीं आएगा वो सब अपने को निकालना। तो देखो अगर मैं इनका रिजल्टेंट निकालू, मान लो इनके रिजल्टेंट को मैंने बोल दिया r, ठीक है। अब r कैसे निकलेगा, r बराबर पहला बल कौन सा हमारे पास, एफ एस मैक्स, तो ये अपन लिख देते हैं एफ एस मैक्स अधिकतम स्थैतिक त्वरण बल, या फिर इसको हम बोलते हैं सीमांत घर्षण, वो लिखा, प्लस और ये n का वर्ग, तो हमें परिणामी मिल गया। तो हम बोल रहे हैं ये जो परिणामी है, ये नॉर्मल के साथ जो फोर्स एंगल बनाता है, इसके साथ अभिलंबत बल के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब इसका मान मुझे निकालना है। अभी ध्यान से देखो, थोड़ा अच्छे से फील करो कि यार ये कौन है। अगर मैं इस त्रिभुज को पूरा करूं, देखो त्रिभुज को पूरा कैसे करूंगा, तो ये हमारा क्या हो गया r, ये हमारा कौन हो गया n, है ना, इन दोनों के बीच में कौन कितना बन रहा है, थीटा। अभी इस एफ एस को उठा के यहाँ पे रख देता हूँ, क्या फर्क पड़ना है, सदिश ही तो है, तो ये मैंने रख दिया एफ एस मैक्सिमम। हमें क्या चाहिए, हमें कौन चाहिए भाई, हमें क्या चाहिए, हमें कौन चाहिए, थीटा, आर को नहीं ठाणो पता नहीं, एफ एस मैक्सिमम पता है। तो देखो ये हमारा हो गया लंब,
थीटा के सामने वाला लंब, और ये क्या हो गया हमारा आधार। और लंब और आधार में रिलेशन कौन देता है, या तो tan या तो cot, लेकिन डील किसके साथ करते हैं, tan के साथ। तो लिख देते हैं tan थीटा बराबर लंब कौन है, fs मैक्स अपॉन n, ये आ गया मेरे पास। अब इसका मुझे चाहिए मान, तो देख लेते हैं इसका मान भी। देखिए इसका मान अपन कैसे निकालेंगे वो अपने को देखना है। अब देखो हमने पढ़ा था पहले भी कि भाई जो fs मैक्स होता है वो किसके बराबर होता है, fs मैक्स जो होता है किसके बराबर होता है, वो हमारे पास होता है मैक्स, वो किसके बराबर होता है, म्यू एस इंटू नॉर्मल फोर्स। यही पढ़ा था ना, fs किसके बराबर, डायरेक्ट समानुपाती था n के, और समानुपाती का चिन्ह हटाया तो कितना गया, म्यू एस आ गया। ठीक है, बस उस वैल्यू को उठा के इधर रख दो। रखने के बाद देखो हमें क्या मिलेगा, ऐसा करते हैं इसको ना ऊपर लिख देते हैं ना, हमारे पास जगह तो है, इसको हटा के अपन ऊपर लिख देते हैं। ठीक है ना, चलो इसको बाद में निकाल लेंगे एक बार और, पहले अपन कौन निकाल लेते हैं फिर उसको वापस लिख देंगे। हाँ, तो एफ एस मैक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, म्यू एस एन, और ये अपॉन एन, तो हमारा इससे ही कट गया, तो हमारा कितना आ गया, म्यू एस। यानी टेन थीटा किसके बराबर है, म्यू एस के बराबर है। तो यानी हमारा टेन थीटा किसके बराबर है, म्यू एस के बराबर है। यहां से अगर मुझे थीटा निकालना, तो मैंने आपको बता रखा है जब ये वहां पे जाता है तो उसका क्या हो जाता है, इनवर्स। मान लो यहाँ पे 1 लिखा है, तो मैं थीटा का मान कितना बोलूंगा, मैं बोलूंगा सर 45 डिग्री है सर, या फिर हमारा π/4 है। तो बस ऐसे ही कुछ करना है। तो ये जब वहां जाता है तो इनवर्स हो जाता है। अगर आप इनवर्स में कंफ्यूज हो रहे हो, इतना लिख के छोड़ दो, खत्म, इतना लिख के छोड़ दो। ठीक है, नहीं तो इतना लिख के छोड़ दो। करा क्या, ये क्या था हमारा जो सीमांत घर्षण है वो यहाँ पे लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। नॉर्मल फोर्स ऊपर लगेगा। ठीक है, इनका परिणामी कहीं इधर आएगा, परिणामी मैंने अभी रब कर दिया, वापस लिख देते हैं अभी। तो हमने बोला यार इस रिजल्टेंट के बीच में, परिणामी के बीच में, और ये जो आपका विलंबित बल है, इनके बीच में बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं, घर्षण कोण। निकाला कैसे भाई, ये एफ एस मैक्स था, सीमांत घर्षण था, इसको उठा के ऊपर रख दिया, ऐसा त्रिभुज जैसा बन गया, समकोण त्रिभुज जैसा। फिर मुझे एफ एस मैक्स और एन पता है, दोनों दिए हुए हमें क्वेश्चन में मान लो, और हमें दोनों में संबंध निकालना है। ठीक है, तो संबंध किससे निकलता है, टेन से या कॉट से। तो मैंने बोला टेन ले लेते हैं। फिर मैंने लिखा एफ एस मैक्स यानी लंब बटा आधार, तो ये एफ एस मैक्स बटा एन कर दिया। फिर हमने पढ़ा यार सीमांत घर्षण जो है ना, वो तो म्यू एस एन के बराबर होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, तो वो रख दिया। फिर एन से एन कट गया, तो हमें कितना मिला, म्यू एस, यानी टेन थीटा म्यू एस के बराबर आ गया। म्यू एस के बराबर आया, तो यहाँ से थीटा कितना आया, टेन इनवर्स म्यू एस। नहीं आ रहा, यहीं तक लिख के छोड़ दो, टेन थीटा बराबर म्यू एस, दैट्स इट। हमें घर्षण कोण चाहिए था, हमें मिल गया। ठीक है, आई होप सबको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। इनका परिणाम ही निकालना है, कोई मुश्किल काम नहीं है यार, वो भी देख लेते हैं। ओके चलो, तो इसका भी अपन परिणामी देख लेते हैं। तो देखो परिणामी कितना आसान है निकालना। तो हमने क्या बोला भाई, ये हमारा कौन है, ये हमारा है नॉर्मल फोर्स यानी अभिलंबित बल। ये हमारा कौन है, एफ एस मैक्सिमम। अच्छा, एफ एस मैक्सिमम की वैल्यू यानी सीमांत घर्षण का मान हमारे को पता ही है, तो एफ एस मैक्सिमम यानी सीमांत घर्षण किसके बराबर है, म्यू एस इंटू एन के। ठीक है, तो हम इसे म्यू एस इंटू एन भी लिख सकते हैं। म्यू एस क्या है, हमारा स्थैतिक घर्षण गुणांक। इनका परिणामी कहाँ आया, यहां। कैसे निकाला था भाई, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a b और कॉस, कोण कितना है दोनों के बीच में, 90। तो कॉस 90 तो गया 0, इसका तो काम खत्म, क्योंकि कॉस 0 कितना, कॉस 90 कितना होता है, 0, सॉरी 0, भावनाओं में बह करके हमने एक लिख दिया। तो r बराबर कितना है हमारे पास, म्यू एस स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये टर्म तो 0 हो गई पूरी, यहाँ एन स्क्वायर आ रहा है, यहाँ एन स्क्वायर आ रहा है, दोनों में से एन स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। ले लिया भाई, अंदर कितना बचा, म्यू एस का स्क्वायर प्लस 1। देखो इसमें एन स्क्वायर था, बाहर लिया, इसमें एन स्क्वायर था, बाहर लिया, म्यू एस का स्क्वायर प्लस 1। अब ये म्यू जो एन है इसके ऊपर तो वर्ग किया हुआ है, तो जब ये बाहर आएंगे रूट के तो क्या बचेगा, सिर्फ एन। अंदर कितना आएगा, म्यू एस का स्क्वायर प्लस 1।
तो ये हमारा क्या आ गया, रिजल्टेंट फोर्स यानी परिणामी बल। क्वेश्चन में वैसे हमसे उसने घर्षण कोण पूछा था, मतलब हमारा टॉपिक था घर्षण कोण, इसलिए ओपन ने निकाल दिया। बाकी हमारे को ये कोण जो ये वाला पार्ट है ना वो डालना अपने को, ठीक है। आई होप इतनी बात सबको क्लियर है। तो ये हमने परिणामी यानी जो परिणामी बल लग रहा है वस्तु पे वो निकाल दिया है, ठीक है। तो हमने यहां तक तो पहुंच लिए। अब देखो हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं उसके लिए बहुत ही प्यारा सा वीडियो। अरे 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 क्या बात है, ये तो सबने एक्सपीरियंस किया ही होगा। तो ये बंदा नीचे से निकला और निकलते 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 और ये फिसल पट्टी खाते हुए और ये नीचे की तरफ चला गया। तो सर ये क्यों बता रहे हो हमें आज, क्यों ये मतलब रोलर कोस्टर जैसी राइड, मतलब ऊपर से नीचे पानी से, क्या है सर ये, मतलब क्यों बताई जा रही है आज हमें? तो ये इसलिए बताई जा रही है क्योंकि आज हमें पढ़ना है विराम कोण, जैसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। रिस्पॉन्स नहीं, इट इज रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। क्या होता है एंगल ऑफ रिपोज? देखो पहले मैं आपको डेफिनेशन पढ़ा देता हूँ फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के लिए, फिर मैं आपको समझा दूंगा क्या चीज़ है। तो क्या बोल रहा है, जब किसी पिंड यानी वस्तु को किसी नत्तल मतलब अनत्तल पे रखा जाता है तो सीमांत संतुलन की स्थिति में, मतलब उसके जस्ट सरकने से पहले वो क्षैतिज के साथ जितना कोण बनाती है उससे विराम कोण या एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। सर को समझ नहीं आया, क्या बोल रहे हो सर आप, बिल्कुल मजा नहीं आया सर, ठीक है। तो देखो हमने क्या लिया, हमने इंक्लाइन प्लेन लिया, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन को ऐसे रख दिया, इंक्लाइन प्लेन मतलब ऐसे कोई भी चीज लेके रख दी, उसके ऊपर कोई वस्तु रखी। मैं धीरे 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 देखो बस ऐसे इंक्लाइन प्लेन था, इस पे बस मतलब ऐसे मान लो कोई पुट्ठा उठा मेरे हाथ में, उसको ऐसे रखा, फिर धीरे धीरे मैंने कोण बनाना स्टार्ट करा। ये पहले मान लो इधर रखा, नहीं गिरा, चुपचाप बैठा है, फिर यहाँ पे रखा, नहीं गिरा, फिर मान लो मैंने कोण इतना करा, अब फिसल गया, अब ये नीचे लुढ़क लिया। तो इसके लुढ़कने से पहले जो अधिकतम कोण ये बना के रखा था, मतलब जब तक ये अपनी स्थिति में था बिना नीचे खसके बिना नीचे सरके, जो अधिकतम कोण ये क्षैतिज के साथ बना के बैठा था अनत्तल पे, उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, यानी जैसे हम बोलते हैं विराम कोण। मतलब उस कोण तक वो चुपचाप विराम में बैठा हुआ था, पर उस कोण को का मान बढ़ाते ही वो क्या हो गया, लुढ़क लिया, ठीक है। चलो इसका एक छोटा सा वीडियो बीच में डाल रहे हैं, देखिए आप सब। सो बच्चों देखो, जैसा मैंने आपको बताया विराम कोण क्या होता है कि भाई हम इस इंक्लाइन प्लेन पे, ये हमारा फ़ोन है मेरे पास, मेरा फ़ोन, इसी के साथ में एक्सपेरिमेंट आप लोगों के साथ करने वाला हूँ। और ये फिरोज़ भैया जो है मेरे को ये जुगाड़ से ये डब्बा दे के गए हैं, स्पीकर का एक डब्बा है, नहीं स्पीकर का नहीं है, हमारे लैपटॉप के नीचे लगाने के लिए, ठीक है। तो आज अपन इसके अंदर एंगल ऑफ रिपोज देखने वाले हैं। और देखो मैंने इस वस्तु को यानी मेरे फ़ोन को मैंने इसके ऊपर रख दिया और मैं धीरे 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 देखो इसको उठाने वाला हूँ। और ये उठाने के बाद इतना करने के बाद देखो ये नीचे गिरा। तो इससे पहले ही जो अधिकतम कोण इसके बीच में यहाँ पे बना है ना, आपको दिख रहा होगा, ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, अनंत तल है और ये हमारा तल है, इसके बीच में जो अधिकतम कोण बना है उसी को अपन क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज यानी विराम कोण, ठीक है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। तो आई होप सबको देख करके समझ आया होगा कि किस तरीके से जब अपन बढ़ाते जाते हमारा कोण, तो हमारी वस्तु का नीचे की तरफ लुढ़कना चालू हो जाती है, ठीक है। तो वो अधिकतम कोण जब तक वो ना लुढ़के उसको अपन क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है, विराम कोण। चलो तो अब इसकी पढ़ते हैं कहानी। तो मान लो कि वस्तु किस में रखी हुई है, वस्तु रखी हुई है थीटा कोण पर रखी हुई है भाई, है ना, अनंत तल के साथ इसने थीटा कोण बनाया। ये वो अधिकतम कोण है जब तक वस्तु नहीं लुढ़कती। तो अब वस्तु पर कौन कौन से बल लग रहे हैं, तो सर वस्तु पे ना सर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है सर, नीचे लगता है सर हमेशा। सर अब वस्तु दो कॉन्टैक्ट में ना किसी के साथ संपर्क में है सर, तो उसमें नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा सर ऊपर। सर दो फोर्स तो समझ आ गए। जब अपन ने पहले ये किया था, याद करो, जब कुछ एक दो वीडियो से पहले हमने बात की थी, तो इसको हमने बिल्कुल फ्रिक्शनलेस माना था, मस्त चिकना है, बिल्कुल आराम से स्मूथ सी मोशन करेगा। पर अब बोल देते हैं हम कि मान लो कि भाई खुरदरा हो गया, अब ये बहुत रफ हो गया, तो इसका सरफेस का स्थैतिक घर्षण गुणांक जो है, स्थैतिक घर्षण गुणांक जो है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोलते हैं म्यू एस, ठीक है। तो अब क्योंकि खुरदरा है, गंदा सा, बहुत है ना, बहुत होता ही है नॉर्मली, है ना, खुरदरा ही है। तो अब क्योंकि वस्तु नीचे लुढ़कना चाहती है तो इस पर बल जो है वो कहाँ लगेगा, हमारा पीछे की तरफ, जो घर्षण बल है वो कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ।
क्योंकि वस्तु लुढ़क नहीं रही है इसलिए इसको अपन एफएस बोल देते हैं। मैक्स नहीं बोल रहा हूं मैं, इसका मतलब सीमांत घर्षण से है। हमारे एफएस का क्या मतलब है यहाँ पे, मैं पूरा एफएस मैक्स नहीं लिख रहा हूँ, इसका मतलब किससे, सीमांत घर्षण से, मतलब वो अधिकतम घर्षण जो इस पे लग रहा है इसके बाद ये लुढ़कना चालू कर देंगे। ठीक है, तो बल इसके ऊपर इधर लग रहा है। अब बस अपने को बलों को क्या करना है, एक दूसरे के साथ जोड़ना फोड़ना है। तो देखो पहले तो देखो मैंने आपको पहले बोला था ये अगर कोण थीटा है तो यहाँ पे भी कितना कोण बनेगा, थीटा बनेगा। जिन बच्चों को नहीं पता, पुराना वीडियो मैंने बताया है उसमें कैसे बनता है कोण, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो फिर अपन ने फिर इसके घटक भी कर दिए थे लास्ट क्लास में। इसके घटक यहाँ किया था mg cos थीटा, फिर एक कोण यहाँ पे किया था mg sin थीटा। पिछले वाले केस में क्या हुआ था, पिछले वाले केस में कुछ ऐसा हुआ था कि हमने बोला था mg cos थीटा n को बैलेंस कर देगा, वो अभी भी कर रहा है। लेकिन हमने बोला था क्योंकि पहले फ्रिक्शन नहीं था, घर्षण नहीं था, तो ये मस्त वस्तु लुढ़कती 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 नीचे चली जाएगी mg sin थीटा की वजह से। लेकिन अभी के केस में ये mg sin थीटा को बैलेंस करके कौन बैठा है, इसको बैलेंस करके बैठा है fs। कौन, fs। तो इस बार इधर की दिशा में देखो कौन कौन से बल लग रहे हैं वस्तु पे, मैं आपको बता देता हूं। ऐसे कुछ है, एक बल ऐसे लग रहा है mg sin थीटा, एक इस पे लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल पीछे, एक नॉर्मल फोर्स अभिलंबत बल ऊपर, और एक mg cos थीटा नीचे। वापस बता देते हैं, mg इधर लग रहा था, फिर इसके दो घटक किए, एक mg sin थीटा, एक mg cos थीटा, एक mg sin थीटा। बता चुका हूं, पहले वाली क्लास देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा। इससे पहले या उससे पहले वाली क्लास में मैंने बताया है, तो जो रेगुलर देख रहे हैं उनको पता ही होगा। mg cos थीटा जो है वो n को बैलेंस करके बैठेगा, क्योंकि वस्तु अपनी जगह खड़ी चुपचाप, नीचे नहीं लुढ़क रही। हम बोल ही रहे हैं कि अधिकतम कोण जब तक वो अपनी जगह पे रुकी हुई रहे, उसके बाद वो लुढ़कना चालू कर देती है। तो अपनी जगह चुपचाप बैठी है तो भाई mg sin थीटा है, जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है, घर्षण बल है, कौन सा घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल, उसको बैलेंस करके बैठा है। तो यानी हम बोल सकते हैं कि जो mg cos थीटा है वो किसके बराबर है, नॉर्मल के, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या है, हम बोल रहे हैं जो फ्रिक्शन फोर्स है एफएस बोल रहे हैं इसको अपन, हाँ एफएस बोल रहे हैं, वो किसको बैलेंस करके बैठा है, mg sin थीटा को। ठीक है, आई होप इतनी बात सबको समझ आ गई होगी। लेकिन हम क्या निकालने में इंटरेस्टेड हैं, हम इंटरेस्टेड हैं क्या निकालने में, विराम कोण यानी एंगल ऑफ रिपोज, यानी थीटा कोण निकालने में इंटरेस्टेड है, यानी मुझे थीटा कोण चाहिए भाई। अब दो समीकरण हैं, टेन थीटा से तो हम फेमिलियर हैं ही, n और fs दोनों को नहीं ठाणो, पता नहीं मुझे तो सिर्फ इस μs का मान पता है, तो इससे कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो चलो इसको नेक्स्ट पेज पे लिख तो लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। तो ये हमने लिखा mg sin थीटा, ये हमारा fs के बराबर है। अब हम जानते हैं क्या कि fs किसके बराबर होता है, वो तो μs इंटू n के बराबर होता है। ये लो लिख दिया अपन ने μs इंटू n, यानी इसकी जगह हम μs इंटू n लिख सकते हैं। यानी हमें मिला mg sin थीटा बराबर μs इंटू n। यानी समीकरण 2 को हमने थोड़ा सा चेंज किया, समीकरण नंबर 2 को थोड़ा सा चेंज करा, हमने fs की जगह μs इंटू n रख दिया, क्योंकि हम जानते हैं इसकी वैल्यू। अब दूसरी जो पहली वाली इक्वेशन है उसको मैं लिख देता हूं, वो थी हमारे पास mg cos थीटा बराबर n के। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, एंगल ऑफ रिपोज। तो ये पहला, ये दूसरा, कर दो दोनों को डिवाइड। तो समीकरण 1 को भाग दिया गया है समीकरण 2 से। ठीक है, इसके अंदर देखो हमारा क्या आया, साइन, देखो mg sin थीटा बटा mg cos थीटा बराबर μs इंटू n बटा n। ये n से n कटा मरा, फिर mg से mg कटा, साइन अपॉन कॉस tan थीटा बराबर μs, और यही हमारा क्या आया था, ये हमारा घर्षण कोण भी आया था, और ये हमारा एंगल ऑफ रिपोज यानी हमारा विराम कोण भी आ गया। ठीक है,
तो इस तरीके से हम विराम कोण निकालते हैं, यानी विराम कोण सिर्फ एक ही वस्तु पर निर्भर करता है, ना तो उसे वस्तु के बाहर से मतलब है ना किसी और से, वो सिर्फ वस्तु और उस सतह के बीच में लगने वाले घर्षण गुणांक पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी वस्तु का आराम से घर्षण गुणांक निकाल सकते हैं। तो इसका यूज क्या है सर, क्या करेंगे ये सब जान के, सर क्या मिलने क्या वाला है हमें। ठीक है सर, क्या एग्जाम में लिख के हम पास हो जाएंगे तो बहुत हो जाएगा, नहीं। देखो बहुत सारे एप्लीकेशन है इसके। ठीक है, देखो ये जो है ना, आप थोड़ा आगे जाओगे, इंजीनियरिंग करोगे तो आपको समझ आएगा कि जब हम कोई चीज़ बनाते हैं, ऐसे कोई इंक्लाइन प्लेन बनाया, ठीक है, तो जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा रोड के ऊपर अपन ना गाड़ी खड़ी कर लेते हैं आराम से, ऐसे इंक्लाइन है लेकिन रोड के ऊपर गाड़ी खड़ी आराम से, कार खड़ी, नीचे नहीं लुढ़क रही। क्यों नहीं लुढ़क रही? क्यों? क्योंकि उसको बनाया इस तरीके से गया रोड पे कि अगर कोई वस्तु उसके ऊपर रखी जाए, कोई कार वार रखी जाए तो लुढ़के नहीं। ठीक है, या और भी जगह, बहुत सारी जगह से ब्रिज बनाते हैं तो ब्रिज में भी इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। ठीक है, कि एंगल ऑफ रिपोज यानी हमारा जो विराम कोण है वो इतना ज़्यादा ना हो जाए जिसकी वजह से नीचे लुढ़क जाए वस्तु। ठीक है, तो इंजीनियरिंग में बहुत सारी जगह हम इसका यूज करते हैं। तो जहां हमें म्यूएस का मान निकालना होता है ना कि वस्तु कब लुढ़केगी नीचे, ठीक है, वो अगर हम कोण निकाल लें तो म्यूएस का आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं कि उनके बीच में कितना घर्षण बल लग रहा है। ओके, तो आई होप यहां तक सबको कहानी क्लियर हो गई होगी। चलो चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे, और आ गए हैं हम एनसीईआरटी के प्रश्नों पर। बहुत ही आसान लेवल का प्रश्न है ये, तो पॉज करो और कोशिश करो। चलो, तो आई होप आप सबने कोशिश कर ली होगी, मस्त आराम से ट्राई किया होगा। चलो हम पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है, कोई बॉक्स रेलगाड़ी के फर्श पर स्थिर रखा है, मतलब रेलगाड़ी में पार्सल वार्सल लेके जाता है ना, वैसे एक रेलगाड़ी के अंदर एक बॉक्स को अपन ने रख दिया। यदि बॉक्स तथा रेलगाड़ी के फर्श के बीच में स्थैतिक घर्षण गुणांक कितना है? स्थैतिक घर्षण गुणांक का मतलब म्यू एस इज 0.15। तो रेलगाड़ी का वह अधिकतम त्वरण ज्ञात करो जो बॉक्स को रेलगाड़ी के फर्श पर स्थिर बनाए रखने के लिए आवश्यक हो। मतलब हमको ये बताना है कि रेलगाड़ी को कितनी स्पीड से भगाऊं, क्या उसका एक्सेलरेशन होना चाहिए मैक्सिमम कि बॉक्स अपनी जखने से ना हिले। और ये बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। रेलगाड़ी को भी अपन इतना तेज नहीं भगा सकते, इतना एक्सेलरेटर नहीं कर सकते कि सडनली उसके अंदर का जो सामान है ना वो खिसक जाए, स्लाइड हो जाए। होता है कभी कभी उसमें ब्रेक लगता है या एकदम से बहुत एक्सेलरेट हो जाती है तो चीजें स्लाइड हो जाती हैं उसके ऊपर से, जो रखी है ना उसको खसकने लग जाती है। तो उससे रोकने के लिए अपने को बोल रहा है रेलगाड़ी का अधिकतम वेग आप कितना रख सकते हो, ये अपन से पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो मान लो ये रेलगाड़ी का सरफेस पे रखा है एक डब्बा। ठीक है, अब क्या भाई कि भाई रेलगाड़ी आगे जाना चाहती है, ये भी आगे जाना चाहता है, लेकिन धरती तो बोले कि ना ही बच्चा ना ही, मैं तुझे आगे नहीं जाने दूंगी। अच्छा, धरती तो खुद ही आगे जा रही, सॉरी धरती तो बोल रही आगे जाना है, तो इसके ऊपर जो घर्षण लगेगा वो कहाँ लगेगा? आगे। अब समझना, इस पे जो घर्षण लगेगा वो कहाँ लगेगा? आगे लगेगा। क्यों? क्योंकि रेलगाड़ी आगे जा रही है, नीचे वाली वस्तु चल रही है। एक एग्जाम्पल दिया था ना ए बी वाला, तो नीचे वाली चल रही है, ऊपर वाली नहीं चलना चाहती, तो इस पर घर्षण का लगेगा आगे, इसको आगे की तरफ वो घसकाने की कोशिश करेगी। तो हम बोलते हैं कि जो एफ एस का मान है वो किसके बराबर होता है? म्यू एन के बराबर। तो हमारा जो फ्रिक्शन है, जो अधिकतम स्थैतिक घर्षण होता है म्यू एस मैक्स जिसको अपन बोलते हैं, सीमांत घर्षण, वो जो है वो कम होना चाहिए म्यू एन के, कम या उसके इक्वल। अगर इससे ज्यादा हो गया कुछ नहीं, गेम खत्म। ठीक है, तो उस केस में हमारी जो रेलगाड़ी है उसका कुछ नहीं होगा, ये जो हमारा डब्बा है आगे निकल लेगा। ठीक है, मतलब ये डब्बा स्लाइड करके आगे चला जाएगा। तो हमें अधिकतम त्वरण इसका अपने को निकालना, तो निकाल लेते हैं अपन। ठीक है, तो हमारे एफ एस का मान म्यू एस एन से कम होना चाहिए। ठीक है, अब एफ एस का मान कितना होगा? मैंने आपको बोला घर्षण बल, जो इसके ऊपर घर्षण बल लग रहा है वो उसको आगे की तरफ मोशन कराने की कोशिश कर रही है, तो चाहेगी कि जिस त्वरण से मैं आगे गति करूँ ना, तुम भी उसी त्वरण से आगे गति करो। तो इस पे जो घर्षण बल लगेगा वो किसके बराबर लगेगा? एम ए के बराबर। क्यों एम ए के बराबर? क्यों? क्योंकि वस्तु का द्रव्यमान कितना है? एम। किस त्वरण से रेलगाड़ी तुम्हारी भाग रही है? ये रेलगाड़ी पे रखा है ना, तो रेलगाड़ी किस त्वरण से भाग रही है? ए। तो ये कोशिश करेगी कि इसको भी ए से भगाए, तो इस पे ही घर्षण बल आगे लगाएगी। तो आगे लगेगी तो एफ एस का मान अभी किसके बराबर हो रहा? एम ए के, हमारे अकॉर्डिंग। तो हम बोल रहे हैं एम ए जो है, जो कि एक्चुअली एफ एस है, वो लेस देन इक्वल्स टू म्यू एन होना चाहिए। ठीक है, म्यू एस एन, एन बोला था ना अपन ने, तो उसको म्यू एस लिख देते हैं। ठीक है, इसके इक्वल होना चाहिए। ओके, नॉर्मल फोर्स किसके बराबर होगा? भी सीधा सीधा
गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वस्तु पे, एन किसके बराबर हो गया, एम जी के। तो हमारे अकॉर्डिंग एम ए छोटा और यहाँ बराबर होना चाहिए म्यू एस, और इसका मान कितना है, एम जी। वस्तु का द्रव्यमान तो कभी पता ही नहीं था, तो ये ए एम से एम का या ए का मान छोटा है उसके बराबर होगा, म्यू एस का मान कितना है 0.15, ठीक है, और जी का मान कितना है 10। तो यानी आपका जो त्वरण है वो कितना आया, हमारे पास आया 1.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यानी आप देखो इसकी वैल्यू 1.5 से कम या उसके बराबर होनी चाहिए, तो त्वरण का अधिकतम मान क्या आएगा, मैं कह रहा हूं त्वरण का अधिकतम मान 1.5। इससे ज्यादा अगर आपने त्वरण कर दिया रेलगाड़ी का, तो फिर भाई साहब डब्बे को आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है, डब्बे को आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता। फिर बता देता हूं, Fs जो फ्रिक्शन फोर्स लगा उस पर आगे लगेगा, क्यों, क्योंकि डब्बा अपनी जगह बना रहना चाहता है, लेकिन रेलगाड़ी बोलेगी नहीं बेटा तेरे को मेरे साथ चलना पड़ेगा। इसमें वो कॉन्सेप्ट देखो कितनी हेल्प कर रहा है अपनी, जो अपन ने पहले पढ़ा था। तो इस पर घर्षण बल आगे लगा, किसके बराबर लगा, जितना इसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है और जो इसका द्रव्यमान है एम ए, ठीक है, एम ए लिखा। तो हम बोल रहे हैं अधिकतम जो हमारा सीमांत घर्षण है वो म्यू एस एन से छोटा होना चाहिए, उस पर जो घर्षण बल लग रहा है वो म्यू एस एन से छोटा होना चाहिए। अगर घर्षण बल म्यू एस एन से ज्यादा हो गया, मतलब सीमांत घर्षण से ज्यादा हो गया, तो उस केस में वस्तु आगे लुढ़क जाएगी। तो हमने बोला हमारा घर्षण जो है एम ए जो है वो म्यू एस एन यानी सीमांत घर्षण से छोटा होना चाहिए। तो हमने वही किया, करने के बाद फिर अपन ने बोला नॉर्मल जो है वो एम जी के बराबर होगा। फिर हमने m को m से काटा, फिर a का मान हमने बोला 0.15 गुणा 10 से छोटा उसके बराबर, तो यहाँ से a का मान आया 1.5 से छोटा उसके बराबर, क्योंकि अधिकतम मान कितना हो सकता है 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आई होप सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। छोटा क्वेश्चन था लेकिन लॉजिकल था, ठीक है। अच्छा ये किसको बता रहा है, हमारे इसको बता देते हैं, ये स्थैतिक घर्षण को बता रहा है। तो हमारा जो भी उस वस्तु पे घर्षण लग रहा है वो स्थैतिक घर्षण से कम होना चाहिए, क्योंकि ये स्थैतिक घर्षण एक्चुअली वस्तु को आगे लुढ़काने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। नहीं, स्थैतिक घर्षण वस्तु को आगे लुढ़काने का प्रयत्न कर रहा है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अपन एक और प्रश्न देखते हैं। ओके, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत एक्सट्रीम लेवल का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप पॉज करो और आराम से देखो, करो। तो आई होप सबने ट्राई व्राई कर लिया होगा, ठीक है, पॉज शॉज करके। अब देखते हैं अपन क्या बोल रहा है। भाई उदाहरण ही आपकी बुक का, 4 किलो का कोई गुटखा, तो ये 4 किलो का एक गुटखा है, वो गुटखा नहीं वस्तु, एक क्षैतिज समतल तल पर रखा है। चित्र 5.11 में समतल, पहले भाई स्ट्रेट ऐसे रखा था, जैसा मैंने आपको बताया वैसे उसने करा। बोली 5 किलो की वस्तु है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे रखी थी, फिर धीरे धीरे इसको अपने ऊपर उठाना स्टार्ट करा, ऊपर करा 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 करते करते अपन यहाँ पे पहुंच गए। हमने बोला जब क्षैतिज पर कोण 15 डिग्री का हो, यानी थीटा का मान जो है हमारा वो 15 डिग्री का हो, यानी थीटा का मान कितना हो 15 डिग्री हो, तब गुटखा सरकना प्रारंभ नहीं कर देता। जब तक थीटा का मान 15 डिग्री नहीं हो जाता तब तक गुटखा प्रारंभ नीचे की तरफ गति नहीं करता, मतलब वस्तु नीचे की तरफ गति नहीं करती। इसका मतलब ये हमें एंगल ऑफ रिपोज यानी विराम कोण दे रखा है। विराम कोण कितना हमारे अकॉर्डिंग 15 डिग्री। तो पृष्ठ और गुटके के बीच में स्थैतिक घर्षण गुणांक क्या होगा, इससे फर्जी क्वेश्चन क्या होगा मुझे बता दो आप लोग। अभी अभी अपन ने करा था, अभी अभी पीछे पढ़ कर आए, क्या पढ़ा अपन ने, हमारे अकॉर्डिंग tan थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है म्यू एस के। तो अपन से स्थैतिक घर्षण गुणांक की जानकारी पूछ रहा है, तो हमें सिर्फ क्या लिखना है tan 15 डिग्री बराबर म्यू एस। लेकिन किंतु परंतु सर tan 15 तो हमें पता ही नहीं है, अब उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। वो फॉर्मूला आप सब देखें, tan a प्लस बी एक्स प्लस एक्स माइनस 5, जिसमें भी आप कंफर्टेबल लिख दो। tan x माइनस 5 जो होता है किसके बराबर होता है tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। जैसे मैंने साइन a प्लस बी का बताया था ना, वैसे ही tan का भी होता है। ये फॉर्मूला आप और याद कर लो, नहीं तो क्वेश्चन में आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में नहीं दे रखी, तो हमें मान के चलना है कि हमें एग्जाम में भी नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। तो सर इसका यूज कैसे करेंगे, तो कोई देखो 45 पता है तुम्हें,
30 पता है, 45 और 30 का अंतर कितना होता है? आप बोलोगे सर 15। या 60 और 45 ले लो, उसका अंतर कितना होता है? 15। मिल गया ना? देखो कैसे मिला। हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं 10, अब 45 माइनस 30 कर लो या 60 माइनस 45 कर लो, आपको 15 ही मिलेगा। यानी 10 15 को हम ऐसा लिख सकते हैं। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले आता है 10x, पीछे फॉर्मूला देखिए आप, 10x यानी 10 45 माइनस 10y, तो ये 10y अपॉन 1 प्लस 10 45 गुणा 10 30। ये लो आ गया। बस वैल्यू रखनी है। 10 45 का मान 1, 10 30 का मान माइनस का 1/√3 अपॉन 1 प्लस 10 45 का मान 1 और इसका मान 1/√3। कितना आया? 1 माइनस 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3। बेसिक सी मैथमेटिक्स है। ऊपर एलसीएम लोगे, ऊपर एलसीएम लिया आया √3। √3 से यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं ना, 1/1 लिखा होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? √3 और यहाँ पे -1। ठीक है, ऐसे डिनोमिनेटर यानी हर का भी किया, यहाँ पे भी एलसीएम कितना आ गया? √3। इन भाई साहब के पास भी होगा 1, यहाँ पे अभी आया √3 प्लस 1। अब सर √3 से √3 कैंसिल हो गया। जिन बच्चों को कैंसिल नहीं करना आता है वो बच्चे इसको ऊपर ले जा करके इसका व्युत्क्रम कर सकते हैं। ठीक है भाई, नीचे वाला जब भिन्न होता है वो ऊपर जाता है तो उसका व्युत्क्रम हो जाता है। जिनको नहीं आता वो यहाँ पे देखो, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं, जिनको नहीं आता उनके लिए। तो देखो क्या लिखा है, √3 - 1 अपॉन √3 बटा √3 + 1 अपॉन √3। तो आप सबने पढ़ा होगा, ऊपर वाले भिन्न के साथ कुछ नहीं करते, वो बेचारी है, अपनी जगह रहेगी। नीचे वाला जब गुणा में आएगा तो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी √3 ऊपर और √3 + 1 नीचे। कैंसिल। ऐसे करो वैसे करो, आपको सेम ही चीज मिलेगी। ठीक है, तो इसको करने के बाद हमें मिला √3 - 1 और √3 + 1। एग्जाम में सॉल्व करने की श्रद्धा हो तो करना, नहीं तो फिर यहीं तक छोड़ देना। वैसे आप सब जानते हो √3 - 1 से ऊपर नीचे गुणा भाग करेंगे, और वो करने के बाद जो आपका उत्तर आ रहा है वो मुझे आप कमेंट करके बताओगे। ठीक है, अगर आप इसमें भी कंफर्टेबल नहीं हो तो जैसा मैंने आपको बता रखा, √3 का मान होता है 1.732। ठीक है ना। अब अगर आप इतना बड़ा मान नहीं रखना चाहते तो आप 1.7 भी रख सकते हो। आप बोलो सर इतना बड़ा नहीं रखना, तो 1.7 भी रख सकते हो। तो क्या आएगा? 1.7 - 1 बटा 1.7 + 1। तो देखो कितना आया? 0.7 बटा 2.7। इतना तो सॉल्व हो ही सकता है यार, पॉइंट से पॉइंट मरा। 7/27, यानी इतना घूम फिरने के बाद हमारा इसका उत्तर में कितना है? 7/27। ठीक है, अगर एग्जाम में आपको 10 15 निकालना नहीं आए, यहीं तक लिख के छोड़ देना, सर हमें 10 15 का मान निकालना नहीं आता। चलो बच्चों, तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ये फॉर्मूला लगाया अपन ने, 15 का मान चाहिए था, 45 - 30 करा, 10a - 10b अपॉन 1 + 10a × 10b। ठीक है, फिर 10a का मान रखा, 10b का मान रखा, एक एज इट इज 10a 10b। फिर इसको सॉल्व करा अपन नॉर्मली, एलसीएम लेके यहाँ तक पहुंचे, फिर 1.7 का मान रख दिया, ओके हमारा काम। ठीक है, लगभग रख के चलोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपको मना करने वाला नहीं है। ठीक है, चलो तो बच्चों इस लेसन के लिए इतना ही। और ये क्वेश्चन जो है हमारा, ये आप ट्राई करोगे, आपका होमवर्क है, पहले मैं आपको करा चुका हूँ। बस इसमें घर्षण और आ गया, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है, 4 स्टेप में हो जाएगा। बस पहले घर्षण नहीं था, पहले इस वाले केस में घर्षण नहीं था, लेकिन अब घर्षण डाल दिया, ऐसा प्रॉब्लम मैंने आपको कराया है। तो वैसे घर्षण और आपको डालना है, उसकी दिशा भी आपको दे रखी है, तो ट्राई करना, ये आज आपका होमवर्क है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, और तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, मौज मस्ती से रहिए, और फिजिक्स भी साथ के साथ पढ़ते रहिए, नहीं तो फिजिक्स जो है ना बाद में बड़ी प्रॉब्लम करने वाली है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।